नमस्कार, कोजागरी संवाद में आप सभी का स्वागत है। फिल्म छावा अब 400 के क्लब में शामिल होने जा रही है। तमाम दूसरी फिल्में जिन्होंने बहुत बड़ी सिनेमा के इतिहास में बड़ी सफलता अर्जित की थी, उन फिल्मों से अब छावा की तुलना हो रही है, चाहे वो दंगल की बात की जाए या बाहुबली की बात की जाए। लेकिन इसके बरक्स, छावा के बरक्स जो है, दूसरे भी तमाम नैरेटिव खड़े हो रहे हैं। खासकर एक नैरेटिव है कि क्या छावा जैसी फिल्में इस्लामोफोबिक है, या एक दूसरा नैरेटिव भी है। पहले नैरेटिव के बारे में बात की जाए, जिस पे आजकल मैं सोशल मीडिया से लेकर दूसरी जगहों पे बहस देख रहा हूं कि क्या छावा जैसी फिल्में इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम को डराने के लिए, या इस्लाम के बारे में मिथ्या प्रचार कर रही हैं। दूसरा एक नैरेटिव जो खड़ा किया जा रहा है, वो नैरेटिव ये है कि छावा जैसी फिल्में ग्रेटर हिंदुत्व का जो एक एक्सटेंशन है, या ग्रेटर हिंदुत्व के प्रोजेक्ट जो है, उसका हिस्सा है। इसी के अलावा सोशल मीडिया पे दूसरी बहसें भी हैं। इन बहसों में कुछ बातें जिनकी बात मैं चर्चा कर दूं, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि वो हिंदू, अगर मैं इसको ज्यादा क्लियर बात करूं, वो हिंदू जो कभी मुगलों को असल जमीन पे हरा नहीं पाए, वो अब सिनेमा में मुगलों को परास्त कर रहे हैं, जबकि इतिहास इससे अलग है। अगर हम बात करें तो 24 साल औरंगजेब के दक्कन में बीते दक्षिण भारत में, और जिस दक्कन को जीतने निकला था औरंगजेब, असल में औरंगजेब की कब्र भी उसी महाराष्ट्र में, उसी दक्कन में खुदी। इन सारे के बरक्स इस पूरी बहस को हम किस तरह से देख सकते हैं, इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ नितिन भाई हैं, नितिन चारवाक जी, नितिन भट्ट जी। नितिन भाई का परिचय इसके पहले भी हमने लगातार आपको दिया है, नितिन भाई से लगातार आपने बातचीत सुनी है। नितिन भाई IIM कोलकाता के छात्र रहे हैं, तमाम विभिन्न संस्थानों में काम कर चुके हैं, नेशनल, मल्टीनेशनल, और अभी इस समय वो खुद का एक स्टार्टअप चला रहे हैं और तमाम दूसरे स्टार्टअप्स को समझते हैं और एक तरह से उसके लिए माहौल बनाते हैं। नितिन भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुपेश भाई, थैंक यू। नितिन भाई, ये जो पूरी बहस है, इस बहस को आज मैं खोलना चाहूंगा। देखिए, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं कि ये देश धीरे धीरे बहुत कम्युनल होने की तरफ बढ़ा है। हम सभी के दिमाग में जिस तरह का सांप्रदायिक विचार पनप रहा है, ऐसा हो सकता है कि एक सांप्रदायिकता दूसरे सांप्रदायिकता को एक तरह से हवा दे रही है। हम अक्सर भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक कहते हैं, लेकिन दूसरी पार्टियां जो जाति के आधार पे अपनी राजनीति कर रही हैं, वो भी उतनी ही कम्युनल है। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, किसी पार्टी का नाम अगर जैसे मैंने भाजपा का लिया, वैसे नाम ले लिया जाना चाहिए, क्यों नहीं लिया जाना चाहिए। तो इस विषय पर मैं थोड़ा मैं इसको समझने की कोशिश करूंगा। पहले तो ये कि छावा को लेके आपका पहला कमेंट, जहां से हम बातचीत शुरू कर पाए। इस फिल्म को आपने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो सुनी होगी, पढ़ी होगी, आपकी पर्याप्त नजर रहती है। छावा के बारे में आपकी मोटी मोटी समझ, फिल्म के लिहाज से, सिनेमा के लिहाज से, इतिहास के लिहाज से। ओवर टू यू। रुपेश जी, थैंक यू। आपने इस फिल्म पर और इस्लामोफोबिया, हिंदुइज्म सब पर बहस करने के लिए या बात करने के लिए मुझे फिर से बुलाया है। मेरे जो व्यूज हैं थोड़े से अलग होते हैं, जैसा कि आपको हमेशा से मालूम है। बिल्कुल। छावा का मतलब होता है शेर का बच्चा, जो हम लोग छौना भी कहते हैं उसको, छावा भी कहते हैं, शेर का बच्चा। तो शिवाजी ने अपने बच्चे को, जैसे हम लोग बाबू बाबू यहाँ कहते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सोना जी, बाबू जी। हाँ, तो वैसे ही वहां पर वो अपने बच्चे को छावा छौना कहते थे। और होता भी है, नाम था संभाजी। और संभाजी एक क्योंकि उनको विरासत में शिवाजी ने अपने दम पर पूरा साम्राज्य बनाया था महाराष्ट्र में। मराठा जो एक गरिमा थी जिसको लेकर वो आए थे, और उनको ये मालूम था, शिवाजी एक बहुत स्ट्रेटेजिक व्यक्ति थे। उनको ये मालूम था कि इनकी आर्मी, मुगल्स की जो आर्मी है, बहुत बड़ी है और बहुत जगहों पर ये फैले हुए हैं। हमारे पास बहुत कम लोग हैं, हमारे जो पेशवा हैं, हमारे जो आर्मी मैन हैं, वो उतने नहीं हैं कि हम इनके साथ आमने सामने की और बड़ी लड़ाइयां लड़ सकें।
तो वो सभी जानते हैं कि शिवाजी गुरिल्ला युद्ध करते थे और उसमें वो हमेशा जीतते थे, क्योंकि उनका बहुत छोटी-छोटी टुकड़ियों में चारों तरफ से हमला करके और किलों पर कब्जा कर लेना, हमला कर लेना, और उन्होंने नाक में दम कर रखा था। सच बात है कि औरंगजेब की नाक में दम कर रखा था। और औरंगजेब ने भी अपने ईगो पर इसको ले लिया था कि महाराष्ट्र जो है, मराठा जो है, इनको खत्म करके मैं वही, जैसा आपने कहा, दक्षिण में मैं अपना साम्राज्य फैलाऊंगा, और उसने भी ये चीज कर रखी थी। शिवाजी के अंत के बाद उनके नेचुरली जो सक्सेसर थे वो संभाजी थे। और आपको एक फैक्ट मालूम है कि नहीं मालूम है, संभाजी जब पहली बार साउथ में गए थे, जो बॉर्डर पर महाराष्ट्र और कर्नाटक का जो है, तो जो उनको उनके लिए स्पेशलिटी जो खाना बना था, जिसमें जिसका नाम सांभर है, जो एक सब्जी और दाल मिला के बनाया गया था, वो संभाजी के ही नाम पर है सांभर, क्योंकि वो संभाजी के लिए पहली बार बना था। जी जी। तो संभाजी को थोड़ा सा ये था, मैं किसी को गलत सही नहीं कह सकता हिस्टोरिकली, लेकिन उनको क्योंकि फादर ने उनके बहुत वो छत्रपति थे और उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए थे, बहुत सारे लड़ाइयां जीती थी और बहुत सारे सिपह सालारों को, मुगल सिपह सालारों को मारा था, दुखी कर दिया था। तो कहीं ना कहीं एक वो था कि हम बहुत मजबूत ताकतवर हैं, लेकिन उन्होंने एक स्ट्रेटेजी में वो फेल हो गए। उन्होंने आमने सामने की लड़ाई का ये शुरू सोचा कि अब हम बड़ी आर्मी हो चुके हैं और हमें करना चाहिए, और यही शायद मौका मिल गया औरंगजेब को कि उसने इनको पकड़ लिया और पकड़ के बहुत यातनाएं देकर मारा, जो कि फैक्ट है, इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है। और क्योंकि वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड था कि वो बहुत परेशान हो चुका था, और संभाजी का अंत इस तरह से हुआ, और जो कि बहुत गलत हुआ, बहुत गंदा हुआ। और ऐतिहासिक रूप से कहा गया है कि उनको बहुत ही ज्यादा यातनाएं देके मारा गया। मूवी में कितना दिखाया मुझे नहीं मालूम, लेकिन यातनाएं उनको बहुत ज्यादा दी गई थी, और उनको कन्वर्जन के लिए भी कहा गया, सब चीजों के लिए, जैसा कि होता है, कोई भी धर्म चाहता है चेंज हो जाए, अपना दिखाना होता है कि हमने देखे ये कर लिया। तो ये एक चीज रही है। अब थोड़ा सा ऐतिहासिक सिस्टम में जाते हैं, थोड़ा सा चीजों को समझते हैं। तो हमारी, आपने कहा इस्लामोफोबिया और ये सारी जो बातें कर रहे हैं, हमें हमें जो बताया गया, हमें जो इतिहास मालूम है, वो इतिहास किसने दिया है, कहाँ से आता है, आप उसको थोड़ा समझिएगा। जब अंग्रेज इंडिया में आए, जब ब्रिटिशर्स आए इंडिया में, तो वो इस सिस्टम को समझ नहीं पा रहे थे कि भारत में जो सिस्टम है, क्या कहते हैं, ये हिंदू और मुस्लिम, उनको समझ में नहीं आता था कि क्या है। तो उन्होंने जब रिलेट करना शुरू किया, तब उनको ये समझ में एक चीज आई कि हिंदुइज्म तो जो हमारे रिलीजन से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इनके यहाँ कोई एक पर्टिकुलर किताब नहीं है, हमारे यहाँ भी किताब है और इस्लाम में भी किताब है, तो ये तो थोड़ा मिलता जुलता है। दोनों का ओरिजिन एक ही जगह से हुआ है, यरूशलेम के आसपास से ही हुआ है। तो उनका जो थोड़ा सा एक कहना चाहिए भावनात्मक कह लीजिए, या एक झुकाव जो हुआ, वो इस्लाम की तरफ ज्यादा हुआ। उन्होंने उस चीज को जस्टिफाई, जब उन्होंने हिस्ट्रीज लिखी, हिस्ट्री में थोड़ा बहुत, या जैसे कर्नल टॉड ने लिखा है और लोगों ने जो लिखा हिस्ट्री में, उन्होंने सबड्यू कर दिया उस चीज को, उस नरसंहारों को, उन वायलेंसेस को, उन चीजों को सबड्यू कर दिया, जिससे एक गंदी छवि न बने मुगलों की, जबकि ऐसा नहीं था। आपको भी मालूम है, सबको मालूम है कि सबको मालूम है कि अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने व्यापार के थ्रू अपने धर्म को फैलाया। और मुगल तो बाद में कहेंगे, क्योंकि मुगल जैसा कोई शब्द नहीं, मुगल पता नहीं है मुगल शब्द कहां से आ जाता है, क्योंकि मंगोलों को मंगोल का कन्वर्टेड वर्ड है, जो कि मंगोल में कुछ नहीं होता था। तो ये थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको थोड़ा समझते हैं। जी मैं इसको थोड़ा इतिहास से इतर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ले जाना चाहता हूँ विपिन भाई। नहीं, थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा रुपेश जी, अगर आप इतिहास में जाएंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। देखिए, पहली चीज है, कुछ कंफ्यूजन क्लियर होने चाहिए। टर्किश, अरेबियन और उज्बेकी, ये कुछ छोटे छोटे कबीलों के लोग इंडिया पर जब उन्होंने अटैक किया, उस समय इंडिया ऑलरेडी कई चीजों से जूझ रहा था। तुगलक वंश और ये गुलाम और ये सब यहाँ पर छोटे छोटे हिस्सों में राज कर रहे थे, और इनको भी उनको हराना था, और जो यहाँ हिंदू छोटे छोटे राजा थे, प्रोविंसेस थे, उनको हराना था। इन्होंने अटैक किया, शेरशाह सूरी वगैरह थे, सब थे। अटैक करने के बाद कुछ लड़ाइयां हुई, कुछ बड़े बड़े साम्राज्य पाए इन्होंने, और पाकर फिर उसके बाद इन्होंने कन्वर्जन शुरू किया, क्योंकि कन्वर्ट नहीं करेंगे तो आर्मी बड़ी कैसे होगी। कन्वर्जन शुरू हुए वहां पर, यहाँ पर दो तबके चलते थे, एक लड़ाई करता रहता था, एक कन्वर्जन करता रहता था। गांव के गांव लूटे जाते थे, मारे जाते थे, सब चलता रहा। और वो धीरे धीरे, जिसको जब डायनेस्टी बनने लगे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, ये सब डायनेस्टी, तब हमने इसको मुगल नाम दे दिया, क्योंकि मंगोल, हमें लगता था मंगोल से आया, मुगल, अंग्रेजों ने इसको मुगल कहना शुरू कर दिया। वहीं पर आपको एक चीज मालूम है, वहां दो क्लासेस थी, एक एलीट क्लास थी
जो कि टर्किश थे, जो अरेबियन थे, जो उज़्बेकिस थे, वो इन्हीं भाषाओं में बात करते थे, अपनी लोकल लैंग्वेजेस में बात करते थे। और दूसरी एक छावनी की लैंग्वेज शुरू हुई। छावनी की लैंग्वेज यानी जहां पर हिंदू और सो कॉल्ड मुसलमान, सो कॉल्ड कन्वर्टेड मुस्लिम्स, ये सब जो थे, आप इमेजिन करिए उस समय की आर्मी कैसे होती थी। बहुत सारे जो मर्द होते थे, चाहे वो धोबी थे, चाहे वो लकड़हारे थे, चाहे वो कुल्हाड़ी से काम करने वाले थे, जो थोड़े मजबूत होते थे उन सबको लड़ाई के समय आर्मी में भर्ती कर लिया जाता था और कुछ पैसे और खाने के उस पर उनको काम दिया जाता था। छावनी में मिक्स भाषाएं चलने लग गई, थोड़े थोड़े तुर्की के शब्द, अरेबिक शब्द और उज़्बेक के शब्द आने लग गए, इधर हिंदी के शब्द भी मिलने लग गए। तो एक नई भाषा का निर्माण हो गया जिसको हम आज उर्दू कहते हैं। और धीरे धीरे क्लिष्ट होती गई, अच्छी होती गई और अपने आप में खूबसूरत सी लैंग्वेज बन गई। ये सब चलता चला आ रहा है। अब आते हैं हम औरंगजेब पर। औरंगजेब ऑलमोस्ट लास्ट एम्परर था, क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे डायनेस्टी खत्म होने लग गई थी। उसके बाद बहादुर शाह जफर पर आकर ये सारा मामला यहाँ खत्म हो गया था। उसके बाद कुछ बचा नहीं था मुगलों जैसा, और ब्रिटिशर्स आ ही चुके थे। एक अब हम आते हैं, हम आजादी के बाद की बात करते हैं। ये मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया, क्योंकि उसके बाद की जो बातें होंगी उसके इधर हम बात करेंगे। आजादी के बाद एक्चुअली क्या है, अभी हमको आजाद हुए 75 साल हुए हैं। और रुपेश जी एक चीज समझिएगा, राष्ट्र के सिस्टम में या राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करें तो अभी हम बहुत ही अडोलोसेंट हैं, अभी हम बहुत बच्चे हैं। क्योंकि राष्ट्र है, एक आदमी नहीं है जिसकी उम्र 70 80 90 साल की होती है। राष्ट्रों की उम्र हजारों सालों की होती है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हम नए नए पैदा हुए हैं, अभी हम सीख रहे हैं। अभी आपने बताया हिंदुत्व, अरे ये जिसका नाम हिंदुस्तान है उसमें हिंदुत्व की बात क्यों नहीं करते हैं आप? धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं। इंक्लूसिव तो हमारी जमीन ऐसी कि सब इंक्लूड कर लेती है। जब रविन्द्रनाथ टैगोर लिख के चले गए कि हम खाली समाहित करना जानते हैं, तो हम अलग की बात कहाँ करते हैं? ये जो सिनेमा हॉल में जब जय श्री राम के नारे लग रहे हों जी, और उसके बाद जो है वो इसको एक पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन की तरह या इस तरह से देखा जाए। देखिए, सिनेमा का एक कलात्मक संबोध होता है, एक सिनेमा का एक अपना आर्ट है, सिनेमा का अपना एक सौंदर्य है। लेकिन इसको इस तरह से देखने की क्यों जरूरत है कि पूरा समाज बट जाए, और खासकर सोशल मीडिया से लेके और सड़क पे हैट्रेड बांटे जाएं। सिनेमा तो हमेशा से लोगों के मनोरंजन का हिस्सा रहा है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? मैं थोड़ा इसके बाद फिर हम राजनीतिक बातों की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन ये खास क्या ये मैं इसको कहूं कि ये हिंदुत्व का जो ग्रेटर प्रोजेक्ट है उसका हिस्सा है? देखिए रुपेश जी, जो आप सिनेमा की कलात्मकता की बात कर रहे हैं, थिएटर की कलात्मकता की बात कर रहे हैं, ये आता कहाँ से? ये आता है ब्रिटेन से, ये आता है अमेरिका से। वहां पर पॉलिटिकल और ये सिस्टम नहीं होता, वहां लोग मनोरंजन के लिए, कलात्मकता के लिए इन सब चीजों को देखते हैं। जब हम भारत की बात करने लग जाते हैं तो यहाँ पर चीजें दूसरी हो जाती है। यहाँ पर ये भावनाओं से, ये पूरा का पूरा जो भूखंड है, जहाँ मतलब हमारा भारत पाकिस्तान और सब जो है, हम लोग बहुत भावनात्मक लोग हैं। हम लोग हर चीज भावना से जोड़ते हैं, और इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज भी उसी का फायदा उठाती है, फिल्म वाले भी उसी का फायदा उठाते हैं, सारे लोग उसी का फायदा उठाते हैं, सब उसी से कमाते हैं। ठीक है, वो अपना अपना जिसने साइकोलॉजी जैसी समझ ली उस तरह से काम करता है। आज की नई डेट में इंस्टाग्राम ने, फेसबुक ने, व्हाट्सएप ने साइकोलॉजी पकड़ ली है कि ये लोग बिल्कुल खाली है, इनको चैटिंग चाहिए, इनको गॉसिप चाहिए, तो वो उससे कमा रहे हैं। सब लोगों को अपना अपना मालूम है। कहने का मतलब ये है कि आप जब बात कर रहे हैं कि जो भावनाएं भड़क रही हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, मैंने फिर कहा अभी देश मैच्योर हो रहा है। अभी बहुत सारी चीजें, एक जमाना था गरीबी हटाओ के नारे चलते थे, खाली गरीबी ही हटाओ के। इंदिरा गांधी कितनी साल तक वो खाली गरीबी हटाओ के, हर साल वो गरीबी, हर इलेक्शन में गरीबी हटाती थी, और वो हटती नहीं थी बेचारी। तो समय समय पर अभी जय श्री राम चल रहा है, हो सकता है कुछ दिन बाद बहुत सारे मुस्लिम जय श्री राम कहने लग जाए। ये सब चेंजेस आते रहेंगे। आज मैंने देखा, मेरे बहुत सारे क्रिश्चियन फ्रेंड हैं और 2-4 मुस्लिम फ्रेंड भी, उन्होंने अपने स्टेटस में महाशिवरात्रि को डाल रखा है कि शिवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। तो चीजें चेंज हो रही हैं, ऐसा नहीं है। और कहीं कोई हेटेड नहीं है। ये आप चश्मा बदलिए, शाम का टीवी देखना बंद कर दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, किसी बहस में मत जाइए। न्यूज तो रही नहीं गई बहस। मैं कोई टीवी का चैनल नहीं देखता, मैं अखबार में सिर्फ वो पढ़ता हूँ कि सचमुच में घटनाएं क्या हो रही। मैं कहीं नहीं पढ़ता कि कहाँ क्या इस तरह की हरकतें हो गई। और मुझे कहीं, मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं, मेरे बहुत सारे क्रिश्चियन दोस्त हैं, मुझे कहीं कोई समस्या नहीं। मैं सबके यहाँ खाता पीता आता जाता हूँ, और मुझे तो कहीं कुछ नहीं दिखता कि कुछ हो रहा है। और इवन सिनेमा हॉल में भी तो वो यंगस्टर्स है। आई रिमेम्बर, मुझे याद है ये फिल्म आई थी हम
अमिताभ बच्चन की, और नोवेल्टी सिनेमा हॉल में लगी थी। 5 बार गाना रिपीट कराया था। हम लोग यंग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हुआ करते थे। 5 बार वो गाना बजवाया था, शोर मचा मचा के, हल्ला मचा मचा के। तो वो भी तो एक जवानी का जोश था। तो ये जवानी का जोश है जय श्री राम। इसमें कहीं राम भक्ति आपको ज्यादा नहीं दिखेगी, देशभक्ति ज्यादा नहीं दिखेगी, वरना इसे बॉर्डर पे होता है। मुझे तो आप छावा से ज्यादा इस ग्रेटर प्रोजेक्ट के हिस्से लग रहा है। तो जाहिर सी बात है, ये आपके अपने विचार हैं। हमारे यहाँ जो भी गेस्ट हैं वो बहुत ऑनरेबल हैं, और जाहिर सी बात है उनके अपने विचार हैं, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कोजागरी के अपने विचार नहीं है। नितिन भाई, मेरा दूसरा सवाल जो व्यक्तिगत तौर पे मैं समझना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छी बातें, कुछ तो आपकी बातें जो आपने नैरेटिव खड़ा किया उसे जाहिर सी बात है उसे स्वीकार करना चाहिए। मैं एक चीज और समझना चाहता हूँ, ये वो कौन लोग हैं जो औरंगजेब के समर्थन में खड़े हैं, जो अपने बच्चे का नाम औरंगजेब रख रहे हैं हिंदुस्तान में रहते हुए। हिंदुस्तान के अगर वो ये बोलते कि उनका लेना देना इस देश की हड़प्पा सभ्यता से है, सिंधु सभ्यता से है, राम से है, कृष्ण से है, या अकीदा होने के नाते रसूल से है, अरब की उस भूमि से है, तो भी समझ में बात आती है। समझ में आती है बात कि आपका अकीदा है तो आपको ये अधिकार है कि आप रसूल और उनसे जुड़े हुए तमाम लोगों के प्रति अपना अकीदा, अपना सब विश्वास बना के रखें। लेकिन ये औरंगजेब कौन होता है? क्या रिश्ता है इसका भारतीय मुसलमानों के साथ? मैं जानता हूं बहुसंख्यक मुसलमान का औरंगजेब से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे एक खास तरह का जिस तरह की बहस छिड़ी हुई है, जिसमें औरंगजेब को डिफेंड किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि औरंगजेब तो इतना ईमानदार, इतना महान था कि अपनी टोपियां सिलता था, कुरान की जिल्द बनाता था। और मतलब ये चीजें जो जाहिर सी बात है एक सामान्य हिंदू को, जिसकी लोक चेतना में औरंगजेब ने उसके तमाम मंदिरों को नष्ट किया है, उसका सत्य और असत्य मुझे नहीं पता है, मैं इतिहास के विद्यार्थी की तरह बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सत्य वही है जो लोक चेतना में है। हमारे लोक चेतना में राम है, तो राम की सत्यता और असत्यता पे बहस की जरूरत नहीं है। हमारी लोक चेतना में मोहम्मद है, हमारे लोक चेतना में तमाम पीर, फकीर, सूफी, संत और ऋषि हैं, और भारत ऋषियों की भूमि है। तो ऐसे में एक सवाल मैं जो समझना चाहता हूं आपसे कि ये वो कौन लोग हैं और क्या मानसिकता उनका, क्या मनोविज्ञान है कि औरंगजेब को डिफेंड करने की जरूरत पड़ रही है, अपने बच्चों का नाम औरंगजेब रख रहे हैं। मतलब ये वैसा ही मामला है जैसे पाकिस्तान में अपनी मिसाइलों का नाम गौरी और गजनवी रखा जा रहा है, और फिर अफगानिस्तान से लड़ रहे हैं, और अफगानिस्तान वाले कह रहे हैं कि हमारे हीरो के नाम पे तो आपने मिसाइल ले रखी है, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान में टेंशन चल रहा है। तो आखिर ये कौन से लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनका पिता कौन है? प्लीज। रुपेश जी, आपको इसका जवाब मैं दूसरी तरीके से दूंगा। आपने अक्सर देखा होगा, बहुत सारे, आप लखनऊ में रहते हैं, बहुत सारी गाड़ियों पर लिखा रहता है प्रेस, वकील, विधायक, पूर्व सांसद, और तरह तरह की चीजें लिखी रहती हैं। क्या फर्क पड़ रहा है? आप अगर उस विधायक की गाड़ी के पीछे जा रहे हैं तो आप तो उसकी शक्ल भी नहीं जानते, या उस प्रेस वाले की शक्ल भी नहीं जानते, वकील की शक्ल भी नहीं जानते, आप तो पीछे पीछे चले जा रहे हैं, या जो आगे जा रहा है उसको भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये क्यों लिखवाता है वो आदमी? क्यों उसके साथ दिक्कत होती है कि वो लिखवाता है? एक्चुअली क्या है, आइडेंटिटी क्राइसिस। वो विधायक को आइडेंटिटी क्राइसिस है कि मैं विधायक हूं जानू, जबकि वो गाड़ी के अंदर बैठा, कोई नहीं देख रहा उसको। आइडेंटिटी क्राइसिस उन लोगों को है जो कहते हैं कि औरंगजेब बहुत अच्छा था, औरंगजेब ऐसा था, मेरा नाम औरंगजेब है, मेरा नाम तैमूर है, और ये वो। क्योंकि जैसे ही इस तरह के कंट्रोवर्शियल नाम आते हैं, वैसे ही ऑटोमेटिक आप फेमस की तरफ हो जाते हैं, क्योंकि कंट्रोवर्सी फेमस करती है। किसी भी तरीके से कंट्रोवर्सी हो गई, कहते हैं कि वो बदनाम होंगे, तो क्या नाम नहीं होगा? तो वो बदनाम होने के लिए नाम करना जरूरी है। अच्छा, आज की डेट में जहां पर पॉपुलैरिटी या आइडेंटिटी को जिंदा रखने का की जो एज है बहुत छोटी है। आप 4 दिन में गायब हो जाते हैं, फिर 4 दिन में फिर कोई दूसरा फेमस हो जाता है, फिर 4 दिन में गायब हो जाता है। तो वहां पर बहुत जरूरी है कि टिकाऊ क्या रहेगा। टिकाऊ कंट्रोवर्शियल चीजों को रखो तो टिकाऊ रहेगा। औरंगजेब की तारीफ करो, औरंगजेब नाम रखो, तैमूर नाम रखो। अगर आपने उसके बेसिक्स पर जाएंगे कि गौरी और गजनवी का नाम जब आप बता रहे हैं मिसाइलों के, तो आदमी ऑटोमेटिकली नहीं रखेगा। उसको मालूम है यार, ये तो फिर तो सोचेगा कह रहे ये तो गजनवी तो वहां का था, ये हमारी कंट्री का तो है ही नहीं, तो हम ऐसा नाम रखते हैं कि अल्लामा इकबाल रख देते हैं अपनी उसका नाम, मिसाइल का नाम, तो वो बेटर रहेगा। तो इन सब चीजों को जब आदमी, क्योंकि सोचना नहीं है, हर चीज को कंट्रोवर्शियल रखना है। कंट्रोवर्शियल की में पॉपुलैरिटी की एज ज्यादा होती है। अब देखिए, आप खुद सोच के देखिए, जब बहुत पहले से इस चीज पर कंट्रोवर्सी है, सैफ अली खान के बेटे का नाम तैमूर है, अब वो जिंदगी भर के लिए फेमस हो गया,
वो जब से पैदा हुआ बेचारा बच्चे को तो मालूम भी नहीं मेरा नाम तैमूर है, तैमूर कौन था क्या नहीं था, कुछ नहीं मालूम उसको। लेकिन अब वो धीरे धीरे अब जब भी जहां भी जाएगा तैमूर तैमूर तैमूर, ये तैमूर चला रहा है, क्योंकि तैमूर आपके दिमाग में वैसे ही जाएगा कि जो नरमुंडों की क्या कहते हैं टीले बनाता था, आपको तुरंत वही से रिलेट होगा कि इसके माँ बाप ने वही नाम रखा है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल। अभी एक्चुअली क्या है कि हम लोगों ने अपने बुद्धि का पूरा इस्तेमाल शुरू नहीं किया है ठीक से। जिस दिन हम धीरे धीरे करते चले जाएंगे, मैंने कहा ना मैच्योर हो रहे हैं, अभी हम बहुत छोटे हैं, अभी हम एज अ राष्ट्र बहुत छोटे हैं, बच्चे हैं, तो अभी हमें मैच्योर होने में बहुत समय लगेगा। जब हम मैच्योर हो जाएंगे तो हमें ये सब चीजें समझ में आ जाएगी। हो सकता है फिर हम नाम ही ना रखें, हम नंबर रख लें जानने के लिए एक दूसरे को, 1326 1819, क्योंकि जरूरत क्या है। नृपेन, मेरे फादर ने मेरा नाम नृपेन रखा था, जिसका मतलब होता है राजाओं का राजा। तो उनको कहीं लगता था कि भाई बड़ा नाम करेगा, कुछ करेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मैं किसी राजा का तो छोड़ दिया, मैं किसी का भी राजा नहीं बन पाया। तो ये सब बेकार के अपेक्षाएं हैं जो कि हम बच्चों को जी नहीं, मैं मतलब मुझे पता है कि कुछ होने का भी क्या ही मतलब होता है निपुण भाई जी, कुछ हो ही जाने का ही भी क्या मतलब होता है। मैं एक दूसरी बात कह रहा था, एक मेरे मित्र ने कहा कि भारत में भी जो है वो जो प्रतापी राजा हैं, जो बड़े राजा हैं, उनके नाम पे आपने अपने मिसाइलों के नाम रखे हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि पृथ्वी का नाम, उन्होंने कहा कि पृथ्वीराज के नाम पे पृथ्वी नाम रखा गया। तो मैंने उनको बताया कि नहीं, हमारे यहाँ आकाश, अग्नि और पृथ्वी वो वाला है। हमारे यहाँ किसी राजा के नाम पे कोई मिसाइल का नाम नहीं रखा जाता है। हम लोग बहुत सेक्युलर हैं। हमारे यहाँ हॉस्टल्स के नाम भी नदियों के नाम पे रखे जाते हैं, झेलम, गंगा, रावी। सामान्य तौर पे एक ऐसा एक परंपरा है। ये अलग बात है कि दिल्ली में भी एक औरंगजेब रोड है, उसको लेके राजनीतिक बहस है, वो चल रही है। वहां पे बहुत इंडिया गेट से इंडिया गेट के आसपास जितनी सड़कें हैं, अगर तिलक रोड को छोड़ दें तो वहां सारी की सारी ये इसी डायनेस्टी के ऊपर है सड़कें हैं, औरंगजेब रोड, शाहजहां रोड, सारी। बिल्कुल, एक बड़ी प्यारी बात आपने कही विपिन भाई ने कि जो आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी की कंस्ट्रक्शन और उसकी राजनीति और उसकी जो डिलीवरी का पूरा जो समय है वो बहुत छोटा है। वो पूरा समय बहुत छोटा है, वो टाइम और स्पेस। तो जाहिर सी बात है कुछ दीर्घकालिक आइडेंटिटी भी गढ़नी होगी हमें। उसमें कलाम भी हो सकते हैं, उसमें वीर अब्दुल हमीद भी हो सकते हैं, उसमें राम भी हो सकते हैं, उसमें कृष्ण भी हो सकते हैं, दादू और ना जाने कौन कौन कबीर, और इस देश में ना जाने बहुत लंबी सूफियों से लेकर ऋषियों की परंपरा है। शायद उसे अपनाने की जरूरत है। नितिन भाई, इतनी शानदार बात आपने रखी और इतना शानदार ये पूरी चर्चा रही कि बहुत मतलब मैंने बहुत उसको एंटरटेन, एक शानदार तरह से उसका आनंद लिया। मेरा आग्रह रहेगा कि छावा पे हम एक दूसरी बहस भी करें तमाम डेवलपमेंट के साथ। निपुण भाई, आपने हमें ज्वाइन किया, इतनी शानदार बात रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोजागरी को आप सभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें। निपुण भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।